नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। आज हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है एचएसएससी सीईटी मेंस के लिए। एचएसएससी सीईटी मेंस के लिए क्लास नंबर 13 हरियाणा सीईटी मेंस और ग्रुप डी इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। क्लास नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, आज की क्लास में हम हमारा टॉपिक है जो फिफ्थ टॉपिक, ये पांचवा टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इससे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चल रहा था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है 12th वीडियोस में। पिछली 12 वीडियोस में वो पूरा कंप्लीट हो गया, 13th वीडियो है ये। ठीक है, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है और उसके कारक क्या होते हैं। ये चीज आप आज पढ़ेंगे हम। हालांकि देखो, इस क्लास को मैं मिनिमम 30 मिनट्स तक करवाने वाला हूँ, आधे घंटे की लगभग क्लास होगी ये। और ये इतना लंबा टॉपिक है नहीं। इसको जनरली कोई टीचर अगर करवाना चाहे तो अपनी क्लास में 10 से 15 मिनट में इजीली करवा देता है, 10 मिनट भी पूरे नहीं लगते हैं। लेकिन मैं पूरे 30 मिनट्स लेने वाला हूँ। क्यों लेने वाला हूँ? बिकॉज मैं इन फैक्टर्स को भी आपको डीपली कराऊंगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, गलती से भी कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा डीप जाऊंगा। चैप्टर बहुत आसान है, टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन मैं थोड़ा सा डीप जाऊंगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी के साथ हमारी दूसरी मैथ्स की वीडियोस भी चल रही है। इसमें परसेंटेज का टॉपिक करवाया जा रहा है आपको। अभी स्टार्टिंग में 3 वीडियोस आ चुकी हैं विनय सर की परसेंटेज टॉपिक से। ठीक है, परसेंटेज वाले टॉपिक से 3 वीडियोस आ चुकी हैं, और आप एक बार जाके क्वेश्चंस का लेवल देखिए। क्या आपको कभी भी किसी यूट्यूब चैनल पे इतने अच्छे से इतने बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस क्या आपको कभी कराए गए हैं? क्या कभी इतना प्यार से कंसेप्ट समझाया गया है? आप खुद ही कंपेयर कर लेंगे कि कैसा हम कंटेंट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज जाके उन वीडियोस को भी देखिए। और कोशिश मेरी यही है कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए और अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी स्टार्ट करवा दूं। ठीक है जी, चलिए। आज की है मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का अर्थ और कारक। सबसे पहले हमें जानना जरूरी होगा कि ये प्रोडक्शन होता है वो है क्या। प्रोडक्शन का मीनिंग में सिर्फ इतना ही रोल है कि प्रोडक्शन का हमें बताना है कि प्रोडक्शन है क्या। ठीक है, ये कंबाइनिंग वेरियस इनपुट्स के साथ एक प्रोसेस है। क्या है ये? एक प्रोसेस है, एक कह लो कि एक प्रक्रिया है। प्रोसेस क्या होता है? एक प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम कोई उपभोग बनाने के लिए या कुछ कंज्यूम करने के लिए, कोई चीज कंज्यूम करने के लिए कुछ सामान बनाते हैं। और उसको बनाने के अलग अलग विभिन्न आगतों से, यानी अलग अलग उनके इनपुट्स होते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग इनपुट्स होते हैं जिनकी मदद से हम उसको चीजों को बनाते हैं। और हमें उत्पादन के दौरान उन्हीं उत्पादन के दौरान जितनी भी जो एक्टिविटीज की जाती है, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं कोई परिणाम निकालने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी कह लो आर्थिक क्रिया का परिणाम है ये, कि उस समय प्रोडक्शन में क्या क्या वो चीजें यूज की जाती है। ठीक है, कुछ मूर्त चीज यानी कह लो कि टेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं, मूर्त कौन से होते हैं? जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? टेंजिबल प्रोडक्ट्स। और दूसरी तरफ इनटेंजिबल, मूर्त के साथ साथ कुछ अमूर्त सामग्री की आवश्यकता होती है हमें प्रोडक्शन के टाइम पे। अमूर्त का मतलब है इंटेंजिबल, जिन्हें छू नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते। ठीक है, दोनों ही चीजें, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे टीचर को आप देख सकते हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे आप देख सकते हो टीचर। ठीक है, तो मैं क्या हूं? टेंजिबल, मैं हूं टेंजिबल। लेकिन मेरी टीचिंग, अगर मैं बात करूं मेरी टीचिंग की, कि मेरी टीचिंग कैसी है, मेरी टीचिंग जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या है? इनटेंजिबल है। आपके दिमाग में गया, आप समझ भी गए, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, आप मेरी टीचिंग को देख नहीं सकते।
तो ये मेरी टीचिंग क्या है, इंटेंजिबल है। ठीक है, टेंजिबल को बोलते हैं मूर्त, और इसको इंटेंजिबल जो वर्ड है इसको अमूर्त बोला जाता है, अमूर्त बोला जाता है। तो कहने का मतलब अगर हम सारे को कंबाइन करके बात करें तो प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग तरह के इनपुट्स को मिला के इकोनॉमिक तौर पे कुछ ना कुछ कंज्यूम करने के लिए बनाते हैं। उसमें हम टेंजिबल और इनटेंजिबल, मूर्त और अमूर्त दोनों तरह प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी को कहेंगे प्रोडक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। देखो वैसे तो उत्पादन के कारक बहुत सारे, उत्पादन के कारक में हम बोल दें कि क्या बोल दें कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करे, ठीक है, उत्पादन में मदद करे, वो उत्पादन का कारक है। कोई भी चीज, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग जो आपकी प्रोडक्शन में या उत्पादन में मदद करता है वो क्या है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी के तौर पे हमें कुछ ना कुछ बाउंडेशंस में रहना पड़ता है। उसी हिसाब से अलग अलग फैक्टर्स को हम देखते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, और कुछ यूजफुल कमोडिटी और सर्विस में डिफाइन करेंगे, कुछ यूजफुल कमोडिटी और सर्विसेज में डिफाइन करेंगे कि अधिक उपयोगी वस्तु या सेवा में परिवर्तित कौन सी चीजें हैं उत्पादन में। ठीक है, हर चीज वैसे तो जो भी प्रोडक्शन में यूजफुल है उसको हम कह सकते हैं कि भाई वो तो हमारे पास एज अ कारक, या कह लो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत से इनपुट होते हैं, बहुत सारे इनपुट लगते हैं। हर एक स्टैंड पे, हर एक प्रक्रिया में प्रारंभिक बिंदु जो है उत्पादन के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग जगह, अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस में अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो काउंट किए जाते हैं। फैक्टर्स के कारक वे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, कुछ इनके पैरामीटर्स हैं जो उत्पादन आउटपुट को प्रभावित करते हैं। अगर इसके कुछ फैक्टर्स जो प्रोडक्शन को इंप्रूव ना करें, ठीक है, तो हम बता नहीं सकते कि कैसे होता है। क्या कैसे होने का मतलब है कि यहाँ पे देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो उत्पादन के कारक के ना अलग अलग पैरामीटर्स हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उसके एक अलग पैरामीटर्स है, एक अलग उसका स्टैंडर्ड है। ठीक है, उनकी वजह से जो आउटपुट है, जो कंजम्पशन के लिए जो तैयार होगा प्रोडक्ट, वो प्रभावित होता है। ठीक है, वो प्रभावित होता है, इसीलिए उन्हें अलग से पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसी को हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको बेसिकली चार तरीके से देखा जाता है। कैटेगराइज्ड इनटू फोर मेजर टाइप्स, चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लैंड, लैंड यानी जमीन। ठीक है, दूसरा लेबर, लेबर यानी श्रमिक, या फिर कह लो श्रम, श्रम। श्रम, ठीक है, तीसरा कैपिटल जिसे कहते हैं पूंजी, और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप यानी कार्य क्षमता। ठीक है, कि आपके अंदर कार्य क्षमता या फिर स्किल्स है या नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप की जगह आप एक और शब्द लिख सकते हो, स्किल्स। तो ये कहना चाहता है कि ये सारे जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार चीजें मिलके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंपैक्ट डालती हैं। चार तरीके से इसको बांटा गया है। ठीक है, कैसे बांटा गया है वो आगे समझते हैं। सबसे पहला है लैंड, लैंड यानी जमीन या भूमि। इसका मतलब क्या है कि हम वो हर प्रकार का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका संबंध है कि सभी प्राकृतिक संसाधनों से, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है पृथ्वी की सतह के, चाहे कोई नीचे हो, ऊपर हो, या हम कैसे भी उसका यूज कर रहे हैं, सभी प्राकृतिक संसाधन क्या है, भूमि है। यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उन सबको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया, लैंड में। चाहे वो हम जमीन के ऊपर से ले रहे हैं, ऑन द सरफेस, और बिलो द सरफेस, और अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ लैंड।
मतलब चाहे नीचे ऊपर कहीं से भी ले रहे, अगर वो एक नेचुरल रिसोर्स है तो हम उसे लैंड में काउंट करेंगे। ठीक है, कोई भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी वस्तु का उपयोग कर मतलब वन ऑफ द वन यूज द लैंड ऑफ टू द प्रोड्यूस गुड्स, मतलब कोई भी वस्तु उत्पादन करने के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। कैसा भी प्रोडक्शन हो, भूमि की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। वहीं पे उत्पादन का एक प्रमुख प्राकृतिक कारक भी है ये। ठीक है, नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जैसे नेचर के जितने भी गिफ्ट्स हैं, चाहे वो रिवर्स है यानी नदियां हैं, ओशंस है समुद्र है, लैंड जमीन भूमि, क्लाइमेट माउंटेन्स माइंस फॉरेस्ट, ये सभी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? लैंड की कैटेगरी में आएंगे। वन वगैरह सब भूमि, सब के सब भूमि के अंदर आएंगे। और भूमि से कमाई कैसे होती है? एज एन आय, भूमि से लैंड से इनकम जनरेट कैसे होती है? किराया यानी रेंट के फॉर्म में। अगर आपका खेत है, आपकी जमीन है, आपने किसी को फैक्ट्री लगाने के लिए अगर जगह दी है, तो बदले में आपको जमीन के लिए वो क्या देगा? बदले में आपको जमीन के लिए क्या देगा? आपको जमीन के लिए वो देगा रेंट। जमीन से आपकी भुगतान या क्या आया कैसे होगा? किराया, किराए के रूप में। ठीक है, पेमेंट आपकी कैसे होगी? इनकम के रूप में। ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक के रूप में भूमि की विशेषताएं क्या है? देखो, भूमि की विशेषताएं सिर्फ इतनी सी है कि एक तो पहली पहली बात तो ये नेचर की, नेचर का है, गॉड गिफ्ट है। ठीक है, भूमि प्रकृति की मुफ्त देन है, फ्री गिफ्ट है। कितनी भी लैंड वगैरह हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वही ओनरशिप की, ओनरशिप का इशू आता है। ठीक है, अगर लैंड आपकी खुद की है तो आप कैसे भी यूज करो। नेचर का है, नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट है। लैंड की कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होती, भूमि का कोई उत्पादन लागत नहीं है। भूमि को बनाने के लिए, लैंड को बनाने के लिए आपका खर्चा नहीं होगा, ये कहना चाहता है ये। नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड को बनाने का आपका कोई खर्चा नहीं आने वाला है। दिस इज इमोबाइल, ये अचल है। ठीक है, कैसी है? लैंड एक जगह से दूसरी जगह उठ के नहीं जा सकती। भूमि निश्चित है, निश्चित है यानी इसकी सप्लाई कैसी है? इसकी आपूर्ति सीमित है, फिक्स है। लैंड फिक्स है, लिमिटेड सप्लाई है। आपने एक ये जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पे अगर आपने कोई बिल्डिंग बना ली, तो आपको नया कुछ प्रोडक्शन करना है तो यहाँ पे इस बाकी खाली एरियाज में आप कर सकते हो। जहाँ पे जो चीज एक्वायर हो गई वो हो गई, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। ठीक है, इसको आप खींच के बढ़ा नहीं सकते। टाइप्स ऑफ लैंड, लैंड के प्रकार, भूमि के प्रकार। भूमि के बेसिकली 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है रेजिडेंशियल, जिसको हम आवासीय कह देते हैं, कि हम वहां पे घर वगैरह बना के रहते हैं। ठीक है, घर वगैरह बना के रहते हैं। कॉमर्शियल, व्यवसायिक तौर पे बिजनेस वगैरह कर रहे हैं जहाँ पे। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं। रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए, जैसे हम फार्म हाउस वगैरह बना देते हैं ना, फार्म हाउस की छुट्टियों में घूमने फिरने जाएंगे, वहां रुक जाएंगे। ठीक है, फार्म हाउस टाइप का पार्टी वार्टी करनी है तो फार्म हाउस पे पार्टी होती है। तो इस तरह के फार्म हाउस। और कल्टीवेशन के लिए, जैसे खेती वगैरह करने वाली लैंड होती है, जो खेती वगैरह की जाएगी, एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे इसको। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड। दूसरी तरफ निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन, जहां पे माइंस वगैरह होती हैं, खदानें, माइंस होती हैं, खदानें होती हैं, वहां से कुछ ना कुछ निकाला जाता है। और इन अनइनहैबिटेबल, निर्जन, रहने योग्य नहीं, जो भूमि रहने योग्य ही नहीं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अन इनहैबिटेबल। हैबिटेबल वर्ड का मतलब ही यही होता है, ऐसी जगह जहां हम रह रहे हो। और अनइनहैबिटेबल का मतलब क्या हो जाएगा? निर्जन, यानी जहां पे हम रह ही ना पाए, ऐसी जगह जहां हम रह ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे मान लो कोई दलदल दलदल वाला इलाका है, कोई दलदल वाला इलाका है, वहां पे कोई घर बना के रह तो नहीं सकता दलदल में, तो वो अनइनहैबिटेबल है। इंसान तो नहीं रह सकता, हाँ कुछ जानवर रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, रिक्रिएशन, कल्टीवेशन, एक्सट्रैक्शन और अनइनहैबिटेबल, ये टाइप्स ऑफ लैंड है। 6 प्रकार के टाइप्स ऑफ लैंड हमने पढ़े हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, श्रमिक, श्रम, श्रमिक कहो या फिर लेबर को कह लो, श्रम। ठीक है।
ऑल ह्यूमन एफर्ट्स दैट असिस्ट इन प्रोडक्शन इज लेबर। जितने भी मानव प्रयास, जो भी मानव प्रयास उत्पादन में सहायता करते हैं वो श्रम कहलाते हैं। ठीक है, जो भी मानव प्रयास, ह्यूमन एफर्ट, इंसान द्वारा अगर कोई एफर्ट लगाया गया है फॉर द प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए, चाहे वो मानसिक तौर पे हो या फिर शारीरिक तौर पे, मेंटल और फिजिकल दोनों ही टाइप में एफर्ट हो सकता है। ये क्योंकि ह्यूमन फैक्टर है, मानव कारक है। यह जो कार्य करता है, जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, अपना एफर्ट लगा रहा है, एबिलिटी लगा रहा है, स्किल लगा रहा है, प्रोड्यूस लगा रहा है, उसके लिए जो उत्पादन करने के लिए अपनी प्रयास, क्षमता और कौशल को लागू करता है। यानी ये उस व्यक्ति के लिए है, उस व्यक्ति विशेष के लिए है जो अपनी तरीके से, अपने एफर्ट से, एबिलिटी से, स्किल से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। और श्रम से इनकम होने वाली होती है वेतन के रूप में, यानी वेजेस। ठीक है, अगर हम बात करें कि श्रम से कैसे इनकम होगी, श्रम से इनकम कैसे होगी, तो वेजेस के रूप में होती है, वेतन के रूप में होती है। भुगतान कह लो, जो इनकम है, पेमेंट, वो वेतन के रूप में मिलती है। और अब डेफिनेशन से आप क्लियरली समझ गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, मानव प्रयास। जितने भी मानव प्रयास होते हैं वो सारे श्रम में काउंट होंगे, चाहे वो मानसिक तौर पे हो या फिर शारीरिक तौर पे हो। उसके लिए वो अपने प्रयास, क्षमता, कौशल कुछ भी लगा सकता है, एफर्ट्स लगा लेगा, एबिलिटी लगा लेगा, स्किल लगा लेगा, जो भी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर की अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर क्या होते हैं, विशेषताएं क्या है इसकी। एक ये पहली बात तो ये ह्यूमन फैक्टर है, मानवीय कारक है, ये इसकी एक अपने आप में विशेषता है। ह्यूमन अपनी मर्जी का मालिक होता है, जब चाहे वो रुक सकता है। ठीक है, जब चाहे वो रुक सकता है और जब चाहे वो अपना काम चालू कर सकता है। यानी उसकी खुद की एक विल पावर है। ठीक है, उसकी खुद की क्या है, एक विल पावर है, जब चाहे व्यक्ति काम रोक सकता है और चालू कर सकता है। ह्यूमन एफर्ट्स अपने हिसाब से बदल सकता है। अब जैसे कोई मशीन है, मशीन क्या करती है, एक बार स्टार्ट कर दिया, काम खत्म किया, गड़ागड़ 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 फटाफट काम एंड किया, उसके बाद ही बात करती है। ठीक है, मशीन का काम खत्म। फोर्थ स्टेट मशीन है, आपने एक 500 बंडल का 500 पेजेस का एक रिम उठाया, उसमें रखा, फोटोकॉपी चालू कर दी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ खत्म हो गए, जब तक खत्म नहीं होते तब तक वो प्रिंट करता रहता है। ठीक है, और जैसे ही खत्म होता है वो कमांड दे देता है कि भाई यहाँ पेजेस खत्म हो गए, और पेजेस डालो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग क्या है, लेबर, क्योंकि ये ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, उसको पता है कब काम शुरू करना है, कब रोकना है, किस हिसाब से काम करना है। ठीक है, और एक और, इस श्रम का भंडारण नहीं किया जा सकता, इस लेबर का आप भंडारण नहीं कर सकते, इसको स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं किया जा सकता इसको। नो टू टाइप्स ऑफ लेबर आर द सेम, और किसी भी दो प्रकार के श्रमों को समान नहीं कह सकते आप। यानी होते ही नहीं है। कहने का क्या मतलब है, अगर मान लो कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ये दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों काम कर रहे हैं, इन दोनों के काम को भी आप सेम नहीं कह सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। बेसिकली मैं ये आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि लेबर को या श्रम को एक तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कंपेयर नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसका भंडारण नहीं किया जा सकता। और तीसरा, ये ह्यूमन फैक्टर है, मानव कारक है। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर है, मशीन्स इन्वॉल्व नहीं होती इसके अंदर। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। श्रम के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ लेबर, इसमें 4 टाइप्स होते हैं, 4 तरह के लेबर्स के टाइप होते हैं। एक होता है अनस्किल्ड, यानी अकुशल, जिसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल अनपढ़ है। ठीक है, बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं आता, जो आपको बोला वो बोल दिया, वो काम कर दिया इसने, जिस जो काम इसको बोला जाए वो ये काम कर देता है। ठीक है, सिंपल से आम भाषा में बैल बुद्धि कह लो, कि बिल्कुल कुछ नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, बस जो काम है वो उठा के कर दिया, दैट्स इट, अकुशल लेबर। उसके बाद बात करते हैं सेमी स्किल्ड, अर्ध कुशल। अब जैसे नॉर्मली बात करते हैं मिस्त्री वगैरह, जो घर बनाने वाला मिस्त्री होता है, वो क्या है, सेमी स्किल्ड में आएगा, अर्ध कुशल में आएगा। ठीक है, अर्ध कुशल में क्यों आएगा वो, क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है लेकिन वर्क का एक्सपीरियंस है। डिग्री नहीं है लेकिन वर्क का एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो आ गया सेमी स्किल्ड में।
उसके बाद एक इंजीनियर की बात कर लेते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है जिसके पास डिग्री है, जिसके पास डिग्री है, तो वो किस में आ जाता है? कुशल में, क्योंकि उस फैक्टर से, उस फील्ड से रिलेटेड उसने पढ़ाई की है। ये मिस्त्री जो हम बोलते हैं ना, जो मिस्त्री है, ये बाय एक्सपीरियंस सीखता है। ठीक है, सेमी स्किल्ड में जो मिस्त्री है वो कैसे सीख रहा है? बाय एक्सपीरियंस। स्किल्ड वाला जो इंजीनियर है ये अपने पढ़ाई करके, अपने क्लासेस को लगा के, कॉलेज में जाके डिग्री लेके उन चीजों को सीख रहा है और फिर स्किल्ड लेबर कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद होता है प्रोफेशनल, पेशेवर। अब ये प्रोफेशनल कौन है? जो बहुत समय से एक कोई काम कर रहा है और अपना बेसिकली अपनी स्किल्स को बिजनेस में लगा रहा है, अपनी स्किल्स को यूज करके वो बिजनेस कर रहा है। ऐसे को क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल बोलते हैं। तो चार तरह की लेबर मैंने आपको बताई। अनस्किल्ड, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। सेमी स्किल्ड, जिसके पास डिग्री नहीं है लेकिन नॉलेज है। स्किल्ड में इंजीनियर है। ठीक है, स्किल्ड में इंजीनियर है क्योंकि उसके पास डिग्री है। और प्रोफेशनल कौन है? जो अपनी नॉलेज को, स्किल्स को बिजनेस में अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल हो गई पूंजी। ठीक है, पूंजी। अब ये पूंजी का क्या सीन है? पूंजी वाला देख लो। पूंजी वाला, कैपिटल रेफर्स टू मैन मेड रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या है? पूंजी का तात्पर्य उत्पादन की प्रयुक्ति सभी मानव निर्मित संसाधनों से, जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के लिए, जो मैन द्वारा बनाए गए हैं, जो ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए गए हैं। पूंजी किसको बोल रहे हैं? ऑल रिसोर्सेज विच आर मैन मेड। मैन मेड का मतलब होता है मानव निर्मित। अगर ऐसी कोई चीज है जो बनाई गई है और मानव के द्वारा बनाई गई है, उस पूंजी को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। ठीक है, उस पूंजी को हम कैपिटल बोलते हैं। अगर वो चीज प्रोडक्शन में की प्रोसेस में यूज होती है। अगर वो चीज कहाँ यूज हो रही है? प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज हो रही है, उत्पादन प्रक्रिया में यूज हो रही है। इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कारखाने हो गए, फैक्ट्रीज है, मशीनरी टूल्स है, मशीनरी है, औजार है, इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल है, पैसा है, संपत्ति, वेल्थ वगैरह आदि सब कुछ शामिल है इसमें। कैपिटल एक बड़ा फॉर्म हो गया जिसके अंदर हम मशीन्स, औजार, उपकरण, कच्चा माल, संपत्ति, सब कुछ एक ही जगह इन्वॉल्व कर देते हैं। और इससे पेमेंट कैसे मिलती है? ब्याज के रूप में। आय यानी यहाँ पे इनकम कैसे होगी आपकी? इंटरेस्ट के रूप में। कैपिटल कमा के देगा इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, कैपिटल कमा के देगा इंटरेस्ट के रूप में। तो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल, पूंजी की विशेषताएं। अब इसकी कैपिटल की विशेषताएं क्या होगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और मैथ्स की क्लासेस भी जाके देखें, बहुत बढ़िया क्लासेस विनय सर के द्वारा डिलीवर की गई है। चलिए, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए गए हैं। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल, पूंजी की विशेषताएं। कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पूंजी उत्पादन की एक मानव निर्मित कारक है। ठीक है, कैपिटल क्या है? एक मैन मेड फैक्टर है। ये अभी हमने पढ़ा है कि एक मानव निर्मित या मैन मेड फैक्टर है। ये चल है, चल संपत्ति, यानी जो चल सकता है। मशीन्स है, आपने कार बनाई, ऑफिस में लोगों को लाने के ले जाने के लिए आपने कार लगा रखी है या बस लगा रखी है तो ये कैपिटल ही। ठीक है, मशीन की तरह काम कर रहा है लेकिन चल संपत्ति है, चल सकता है। लैंड कैसी थी? अचल संपत्ति थी। पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बिल्कुल उत्पादन का एक निष्क्रिय कारक है। पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, निष्क्रिय कारक है। ठीक है, नेक्स्ट इज तीन तरह की कैपिटल होती है। एक होती है फिक्स्ड, निर्धारित। आपने महीने में 30 दिन काम करना है, आपको इतने में 10,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है? फिक्स्ड है। एक वर्किंग, कार्यरत। आपको 1 घंटा काम करने के लिए आपको 500 रुपए का भुगतान किया जाएगा 1 घंटे के लिए। ये क्या है? वर्किंग। ठीक है, निर्धारित। और एक होता है वेंचर, जब आप उद्यम में, किसी बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हो, किसी बिजनेस के लिए अपना पैसा लगा रहे हो, तो वो क्या है? वेंचर कैपिटल। ठीक है, बिजनेस के लिए अपना पैसा लगा रहे हो, वेंचर कैपिटल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, उद्यमकर्ता।
अब ये वो कौन है? ये वो व्यक्ति है जो सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करता है, सभी को एक जगह लाता है और प्रोडक्शन करता है। यानी ये वो व्यक्ति है जो लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, सभी चीजों को एक जगह लाता है, उनका यूज करता है और उनके यूज से अपना पैसा बनाता है, अपना प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। और बेसिकली कैसे कमाता है? प्रोडक्शन करके, उत्पादन करके ये अपना पैसा बनाता है, प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। डेफिनेशन के लिए देख लो, ये उद्यमी एक वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन के अन्य कारकों को एक स्थान पर लाता है। वह उत्पादन प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करता है। वह व्यक्ति है जो फैसला करता है, ये डिसीजन है, हु डिसाइड्स। ठीक है। ये डिसीजन लेता है, ये वह व्यक्ति है जो डिसीजन लेता है कि इन सभी चीजों का इस्तेमाल कैसे करेगा प्रोडक्शन के लिए। इसको पता है कि क्या उत्पादन किया जाना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कहाँ उत्पादन किया जाना चाहिए और कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें इसको पता होती है। ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है। एक बार क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसी से पूछा गया था कि इकोनॉमी के तीन क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन ये है। ठीक है। तीन क्वेश्चंस ऐसे थे जो उसमें नहीं थे, एक इनमें से आंसर था। ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, कहाँ बनाना है, क्या बनाना है और कैसे बनाना है। सॉरी, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कहाँ, क्या, कहाँ और कैसे। क्या, कहाँ, कैसे, ये तीन इकोनॉमी के क्वेश्चन। ठीक है। क्या, कहाँ और कैसे। ये वह व्यक्ति है जो अपने डिसीजंस के दौर पे अपना एसोसिएटेड सा एक रिस्क लेता है बिजनेस करने के लिए। जो पर्सन रिस्क ले सकता है उसे ही क्या कहते हैं? जो एंटरप्रेन्योर, जो रिस्क ले सकता है। ठीक है। अब जो रिस्क ले सकता है उसकी इनकम भी होगी, उसकी पेमेंट भी होगी। वो कैसे कमाएगा अपना पैसा? इनकम, उसकी इनकम कैसे होगी? प्रॉफिट के रूप में। भुगतान कह लो या आय कह लो, कैसे होगी? लाभ के रूप में। ये व्यक्ति पैसा कमाएगा अपने लाभ के रूप में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। अब इनकी विशेषताएं देख लो। ही इज एन इमेजिनेशन पर्सन, इमेजिनेटिव पर्सन है, कल्पनाशीलता है उसके अंदर। ठीक है। कोई व्यक्ति जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके पास एक इमेजिनेशन पावर होती है कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, किस हिसाब से करूंगा। ये इमेजिनेशन पावर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए, प्रशासनिक शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसको लोगों को हैंडल करना है। ऐसा नहीं कि वो खुद ही काम कर रहा है, वो लोगों को हैंडल कर रहा है कि उनको कैसे काम करवाना है। ठीक है। एंटरप्रेन्योर एक उद्यमी है, वो कार्रवाई करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मैन ऑफ एक्शन होना चाहिए। उसको एकदम राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की का पता होना चाहिए। राइट टाइम पे कि आपको क्या डिसीजन लेना है, राइट टाइम पे राइट जगह राइट प्लेस क्या होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज। इसके पास एक, मतलब एक उच्च उद्यमी के पास एक व्यवस्थित करने की क्षमता होनी चाहिए कि कैसे चीजों को व्यवस्थित करना है, कैसे चीजों को इंस्टॉल करना है, चीजों को व्यवस्थित करने का, कैसे उनको मैनेज करना है। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे उनको मैनेज करना है। ठीक है। चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनको सही टाइम पे मैनेज करना भी आना चाहिए। और वह ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसकी उसको नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आंख खोली और बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है। नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए और उसका जो दृष्टिकोण है वो पेशेवर होना चाहिए, प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है। एज एन बिजनेस में फ्रेंडली अप्रोच ना हो, उसकी प्रोफेशनल पेशेवर उसका दृष्टिकोण हो। उसका दृष्टिकोण कैसा हो? पेशेवर हो। तो ही वो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ठीक है जी। चलिए, आपको अब ये सारी चीजें मैं एक ही जगह पे एक साथ समझा देता हूँ। एक साथ समझा देता हूँ कैसे। हम यहाँ ऊपर लिखेंगे
हम यहाँ ऊपर एक बार लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी रामायण जितनी भी हमने इस क्लास में की है, बिल्कुल सबको एक शॉर्ट में हम एक ही जगह समझेंगे, फैक्टर ऑफ इनकम। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ इनकम। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक। और यहाँ पे इसको बोलेंगे आय के कारक, आय के। दोनों को एक साथ समझते हैं, दोनों को एक साथ समझते हैं। और इस स्लाइड में शायद मेरा दिक्कत भी आ जाए, मेरा फेस, तो मैं मेरा फेस हटा लेता हूँ यहाँ से, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने पहले, सबसे पहला क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लैंड। ठीक है, लैंड यानी जमीन। उसके बाद हमने पढ़ा लेबर, श्रमिक। तीसरा कैपिटल, पूंजी। ठीक है, चौथा एंटरप्रेन्योर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में स्किल लिख लेते हैं, एंटरप्रेन्योर को स्किल लिख लेते हैं। स्किल भी कई बुक्स में आपको यहाँ पे स्किल भी लिखा मिलता है, या एंटरप्रेन्योर यानी कार्य क्षमता। आपके अंदर कार्य क्षमता है या नहीं है। इन सबसे आपकी इनकम कैसे होती है, इन सब से आपकी कमाई कैसे होगी? इन सबसे आपकी कमाई होगी लैंड से, होगी रेंट के रूप में, यानी किराए के रूप में। आप वहां से क्या कमाते हैं? किराया कमाते हैं लैंड से। ठीक है, लेबर से आपको मिलेंगे वेजेस, वेजेस यानी सैलरी, तनख्वाह, वेतन। ठीक है, वेतन, तनख्वाह, सैलरी। कैपिटल के रूप में आपको मिलेगी इंटरेस्ट, अगर आपने पैसा कहीं से ब्याज पे लिया है। ठीक है, इंटरेस्ट तो आपको यहाँ मिलेगा ब्याज के रूप में। और दूसरा जो क्षमता है, स्किल्स, इससे आप कमाएंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी लाभ। तो ये चीजें आपका बिल्कुल बेसिक्स है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कैसे फैक्टर ऑफ इनकम आता है, और इसी ये फैक्टर ऑफ इनकम से ही प्रोडक्शन, जब गोल गोल पैसा घूमता है, इसी को इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं, इसी को इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं। और इसी से पैसा गोल गोल घूमता है, प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से प्रोडक्शन, पैसा ऐसे ही जाता है। और बीच में जब एक बैंक आ जाता है ना, लोगों जहां जाके पैसा रखते हैं, तो हम बैंकिंग स्ट्रक्चर में पहुंच जाते हैं। इन्हीं से बैंकिंग स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, इन्हीं से इकोनॉमी साइकिल जुड़ी हुई है, और सारी चीज इन्हीं के बदौलत चलती है। ठीक है, चलिए। जब मैं आपको बैंकिंग वाला पार्ट कराऊंगा, तब इसमें बहुत डिटेल में हम इन चीजों को करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए भाई। आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।